Hello friends, welcome back to Start Smart Learning where success begins। मैं हूं चंद्रानी दे आपके साथ। आज हम डिस्कस करेंगे 24 जून 2020 के करंट अफेयर्स, जिसमें हमारे मेन सोर्स हैं PIB, AIR, द हिंदू। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के हेडलाइंस जो हम कवर करेंगे वो है HRD मिनिस्टर लॉन्चेस युक्ति 2.0 प्लेटफॉर्म फॉर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। T. Ravishankar appointed as the chairman of IFTAS. Amartya Sen to be awarded 2020 Peace Prize of German Book Trade. ISRO receive patent for liquid cooling and heating garment LCHG. India retains third largest economy position on PPP basis for 2017. Moody's project shrinking of Indian economy by 3.1% in fiscal year 2020. Amish Tripathi launches Legend of Shuldev, the king who saved India. Foundation stone laid for the first Hindu temple in Pakistan's capital. Rajasthan government to launch Indira Rasoi Yojana for poor. China successfully launched last satellite for its BDS system. HRD minister launches Yukti 2.0 platform for higher education institute. इस न्यूज़ में सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है युक्ति क्या है, तभी हम युक्ति का नेक्स्ट एडवांस वर्जन युक्ति 2.0 को भी डिस्कस कर पाएंगे। यहाँ पर बेसिकली युक्ति की अगर फुल फॉर्म जो आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है तो युक्ति का फुल फॉर्म बेसिकली है यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड विथ नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड विथ नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ये AICTE के एक पोर्टल है जिसके बेसिकली हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट जैसे यूनिवर्सिटीज़ है, IITs है, NITs है, IIMs है, एम्स है, ये सारे स्टूडेंट्स यहाँ के टीचर्स रिसर्चर्स जो हैं बेसिकली कोविड-19 पैंडमिक के सिचुएशन में अराइज हुए प्रॉब्लम्स, थ्रेट्स और जो क्राइसिस है इन सारी चीज़ों का एनालाइज करेंगे एंड डेटा को डेटाबेस में फ़िल्टर करके अरेंज करेंगे एंड जो HRD मिनिस्ट्री है ये उस पर एनालिसिस करेगी कि क्या सारे टीचर, स्टूडेंट एंड रिसर्चर मिलकर डेटा को प्रॉपर डेटाबेस में फीड कर पा रहे हैं या कोई प्रॉब्लम्स आ रही है। तो ये बेसिकली हमारा युक्ति है जो प्रीवियसली लॉन्च्ड प्रोग्राम है। लेकिन अब हम जो बात कर रहे हैं युक्ति 2.0 जो 24 को HRD मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, तो युक्ति 2.0 बेसिकली एक एडवांस वर्जन है युक्ति का। यहाँ पर जैसे कि हम जानते हैं इंडिया एक सेकेंड लार्जेस्ट एजुकेशन सिस्टम है वर्ल्ड का, जिसमें अराउंड 40,000 के आसपास हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है। यूनिवर्सिटीज़ की अगर हम बात करें तो 789 अराउंड यूनिवर्सिटीज़ है, 23 IITs है, 31 NITs है एंड अराउंड 20 IIMs है। ये बड़ा रिसोर्स हमारे पास है। यहाँ करीबन 4 करोड़ स्टूडेंट्स हैं। इन 4 करोड़ स्टूडेंट और यंग माइंड्स में कितनी सारी नई नई आइडियाज़ और इनोवेशंस होंगे। इन नई आइडिया और इनोवेशंस को बेसिकली कन्वर्ट करना है एंटरप्राइजेस में। यही मेन एम है हमारे ICTE का और HRD मिनिस्ट्री का कि इन नए इनोवेशन और आइडियाज़ को डेफिनेटली कन्वर्ट करें एंटरप्राइजेस में, जो सपोर्ट करेगा आत्मनिर्भर भारत के लिए। सो ये है युक्ति 2.0। T. Ravishankar appointed as a chairman of IFTAS। इस न्यूज़ में बेसिकली हमें दो चीज़ों पर ध्यान देना है। सबसे पहले तो IFTAS ये क्या है एंड दूसरा जो नया अपॉइंटमेंट हुआ है T. रविशंकर जी का, इस पर हमें फोकस करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं IFTAS। IFTAS को अगर एक्सपैंड करें तो इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज, इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज, ये फुल फॉर्म है बेसिकली आपका
IFTAS का। IFTAS बेसिकली एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन या कह ले ऐसी डिपार्टमेंट है जो बेसिकली ओन्ड है RBI की। दैट मीन्स हम कह सकते हैं होली सब्सिडरी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसे रजिस्टर्ड किया गया है अंडर सेक्शन 8 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। ये बेसिकली क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज देती है RBI को, बैंक्स को, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को। यहाँ पर IFATS की सर्विसेज में जो शामिल किया गया है उनमें से कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला है इंडियन फाइनेंशियल नेटवर्क। इंडियन फाइनेंशियल नेटवर्क टोटल 290 बैंक्स एंड फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन को सर्विसेज प्रोवाइड करती है। दूसरे फंक्शन की अगर सर्विसेज की अगर हम बात करें, स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम, जैसे हमारे मोबाइल पे मैसेज आता है ना कि आपके अकाउंट से इतना क्रेडिट हो गया, आपके अकाउंट में इतना डेबिट हो गया, तो इस तरह के जो मैसेजेस आते हैं उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम। ये भी सर्विस इंडिया में IFTAS द्वारा ही दी जाती है। नेक्स्ट अगर इनकी सर्विस की बात करें तो मोबाइलिटी प्लेटफॉर्म 220 बैंक प्लस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को सर्विसेज दे रही है। जैसे आप ऐप्स यूज़ करते हैं, आप मोबाइल सर्विसेज के थ्रू फंड ट्रांसफ़र NEFT वगैरह करते हैं, तो RTGS करते हैं, IMPS करते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है। ग्लोबल इंटरचेंज फॉर फाइनेंशियल ट्रांसफ़र्स, सो ग्लोबली फ़ंड ट्रांसफ़र करने के लिए भी जो सर्विसेज चाहिए वो भी यहाँ से हमें मिल जाते ही है। उसके बाद हम आते हैं अपॉइंटमेंट्स पे। तो T. रविशंकर अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ IFTAS। अगर हम इनकी बात करें तो ये बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पर्सन है बैंकिंग सेक्टर में। बेसिकली इनका जो बैंकिंग सेक्टर में एक्सपीरियंस है वो बैंक के IT इंफ्रास्ट्रक्चर में है एक्चुअली। इनके अलावा भी इनके और अदर सर्विसेज है सेंट्रल बैंकिंग फंक्शंस में, एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट में, रिजर्व पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में, पब्लिक डेप्थ मैनेजमेंट में, सर्विलियंस ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट में, ये सारे सेक्टर्स पे इन्होंने ऑलरेडी काम किया हुआ है और अभी ये बेसिकली IFTAS के चेयरमैन बन चुके हैं और ये मेन बैंकिंग सिस्टम ऑफ इंडिया के IT इंफ्रास्ट्रक्चर के एक हेड की तरह आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट इनके साथ साथ ही IFTAS के CEO का भी अपॉइंटमेंट हुआ है जो N. राजेंद्र जी हैं। मिस्टर M. राजेंद्र जी बेसिकली साइबर सिक्योरिटी एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट में मंझे हुए पर्सन हैं। इन्होंने बेसिकली कंसेप्चुलाइज किया है, इम्प्लीमेंट किया है और ऑपरेशनलाइज किया है बैंकिंग सेक्टर के IT इंडस्ट्री को, IT सेक्टर को, जिसमें इंक्लूडेड है NFS, दैट मीन्स नेशनल फाइनेंशियल स्विचिंग। नेशनल फाइनेंशियल स्विच का मतलब है जो बेसिकली हम ATMs यूज़ करते हैं वही हम कहते हैं नेशनल फाइनेंशियल स्विचेस। उसी तरह IMPS हम फंड ट्रांसफ़र करने के लिए इंस्टेंट मैसेज पेमेंट सिस्टम का यूज़ करते हैं, ये भी इन्होंने ही मतलब ऑपरेशनलाइज किया है, इम्प्लीमेंट किया है, कंसेप्चुलाइज किया है बेसिकली। देन CTS चेक ट्रंकेशन सिस्टम्स आप कह सकते हो। NACH बेसिकली नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउसेस है। उसी तरह AEPS मीन्स आधार enabled पेमेंट सिस्टम। दीज आर द टेक्निकली साउंड थिंग फॉर इंडियन IT इंफ्रास्ट्रक्चर। सो 2 अपॉइंटमेंट आपको ध्यान रखना है, T. रविशंकर चेयरपर्सन ऑफ IFTAS एंड सेकेंड CEO ऑफ IFTAS N. राजेंद्र। ओके, नेक्स्ट अमर्त्य सेन टू बी अवॉर्डेड 2020 पीस प्राइज ऑफ द जर्मन बुक ट्रेड। सो जर्मन बुक ट्रेड ने 2020 का पीस प्राइज़ अमर्त्य सेन को अनाउंस किया है जो कि दिया जाएगा 18 अक्टूबर 2020 को इन फ्रैंकफर्ट में। तो फ्रैंकफर्ट में ये जाएंगे 2020 अक्टूबर मंथ में ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें 3 चीज़ों को ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ कौन सा प्राइज़ किनको दिया जा रहा है एंड किस रिसर्च के लिए दिया जा रहा है, यहाँ पर बस यही इंपॉर्टेंट है। तो हम बात कर रहे हैं पीस प्राइज ऑफ द जर्मन बुक ट्रेड। सो पीस प्राइज ऑफ द जर्मन बुक ट्रेड बेसिकली दिया जाता है जर्मन पब्लिशर एंड बुक सेलर्स एसोसिएशन के द्वारा। याद रहे, जर्मन पब्लिशर्स एंड बुक सेलर्स एसोसिएशन के द्वारा दिया जा रहा है पीस प्राइज ऑफ जर्मन बुक ट्रेड। किनको दिया जा रहा है?
अमर्त्य सेन टू बी अवॉर्डेड। सो अमर्त्य सेन को दिया जा रहा है 2020 का जर्मन बुक ट्रेड। किस फील्ड में रिसर्च के लिए दिया जा रहा है? बेसिकली दिया जा रहा है क्वेश्चनिंग ऑफ ग्लोबल जस्टिस ऑन सोशल इनइक्वालिटी इन एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। क्वेश्चनिंग ऑफ ग्लोबल जस्टिस ऑन सोशल इनइक्वालिटी इन एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, ध्यान रहे। सो यही इसमें लिखा हुआ है। इंडियन इकोनॉमिस्ट एंड फिलोसोफर अमर्त्य सेन हैज़ बीन selected for 2020 Peace Prize of German Book Trade for his contribution in global justice issue. He will be awarded on 18th October 2020 in Frankfurt. This Peace Prize is presented annually on 1950. So ये भी ध्यान रहे, 1950 से जर्मन बुक ट्रेड अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। एंड इस अवार्ड में अवार्ड मनी जो होता है, जो प्राइज़ होता है, वो 25,000 यूरो, जो कि इक्विवेलेंट है $28,000 के। ये प्राइज़ के अलावा अगर हम बात करें तो अमर्त्य सेन 1998 में नोबेल प्राइज़ इकोनॉमिक्स में लिए थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। इन 1998 में अमर्त्य सेन को नोबेल प्राइज़ मिला था। साथ ही साथ उनको भारत रत्न दिया गया था जस्ट एक साल बाद 1999 में। इनका जन्म वेस्ट बंगाल शांति निकेतन का है। तो ये भी कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो आप ध्यान रख सकते हैं। तो अवार्ड प्राइज़ भी थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, या अवार्ड कौन से ईयर से स्टार्ट हुआ है ये भी ध्यान रख सकते हैं। अमर्त्य सेन के बारे में तो जनरली सभी जानते ही हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसरो रिसीव पेटेंट फॉर लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट LCHG। LCHG दैट मीन्स इसरो ने पेटेंट रिसीव किया है। कुछ ऐसे गारमेंट उन्होंने बनाया है जो कि स्पेस में यूज़ होगा, स्पेस में जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स यूज़ करेंगे, जिसका यूज़ करके ये हीटिंग को और कूलिंग को कंट्रोल किया जा सकता है। और वो कॉस्ट्यूम जो है बेसिकली कुछ स्पेसिफिक एरिया में ही यूज़ होगा। अगर हम बात करें इसरो के इस गारमेंट की, तो ये बेसिकली जो मैन्युफैक्चर हुआ है ये पॉलीमेरिक फैब्रिक नेट का यूज़ करके यूज़ हुआ है। बेसिकली 2 लेयर्स है इस कपड़े में, एक आउटर लेयर है, एक इनर लेयर है। इनर लेयर में पॉलीमेरिक फैब्रिक नेट का यूज़ हुआ है एंड आउटर लेयर में पॉलीमेरिक ट्राई कोटिंग का यूज़ हुआ है, जिससे ये हेल्प होगा पहनने वाले को कि वो कंफर्टेबली इस चीज़ को पहने। तो अंदर कोई नेट वगैरह नहीं है, अंदर सिर्फ एक कोटिंग लगी हुई है एंड बीच में कुछ ऐसे पाइप्स है जिसके थ्रू कुछ फ्लूइड पास हो रहा है एंड वो टेम्परेचर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये बेसिकली कंफर्टेबल कपड़े हैं, बहुत ही आराम से इसे पहना जा सकता है, बहुत लंबे समय तक इसे यूज़ किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये टेम्परेचर को ईजीली कंट्रोल कर पा रहा है, साथ ही साथ ये स्वेट को भी रिमूव करने में काम कर रहा है, इसीलिए इसे एस्ट्रोनॉमर बेसिकली स्पेस में यूज़ करेंगे। ये प्रोटेक्ट करेगा उनको हॉट और कोल्ड इन्वायरमेंट में प्रॉपरली काम करने के लिए। तो इस तरह का कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करना इसरो के लिए क्यों ज़रूरी था? क्यों उन्होंने इस तरह का कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किया? क्योंकि 2022 में इसरो का गगनयान प्रोजेक्ट है। तो गगनयान प्रोजेक्ट में गवर्नमेंट ने टोटल 10,000 करोड़ रुपए लगाए हैं। तो उस प्रोग्राम को प्रॉपरली एग्जीक्यूट करने के लिए इसरो ने इस तरह के गारमेंट्स का डिज़ाइन किया है, जो कि हीट और कूलिंग दोनों ही कंडीशन में आपको सपोर्ट करेगा। सो ये है इसरो का LCHG, Indian Space Research Organization get patent for liquid cooling and heating garment. LCHG is a protective garment that made up of a biocompatible fabrics, that is polymer का यूज़ किया गया है यहाँ पर, used in space, military, firefighting and a personal cooling heating purpose shieldings. It has a system for circulating temperature control fluid through tubes inside the garment. It is lightweight and used for long term without causing skin irritation. इसरो चेयरमैन के शिवन। तो यही चीज़ हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है कि क्या प्रॉपर्टी है उस गारमेंट की, कहाँ पर यूज़ होगा उस गारमेंट का, और मेन पर्पस उस गारमेंट को इनोवेट करने का गगनयान 2022 है। ओके, नाउ India retained third largest economy position on PPP basis for 2017. So PPP
परचेसिंग पावर पैरिटी। तो आइए इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम समझते हैं परचेसिंग पावर पैरिटी क्या है, फिर हम देखेंगे इंडिया का रैंक क्या है परचेसिंग पावर पैरिटी में, एंड इंडिया अगर थर्ड लार्जेस्ट है तो फर्स्ट लार्जेस्ट कौन है एंड सेकेंड लार्जेस्ट कौन सी कंट्रीज है। तो परचेसिंग पावर पैरिटी की अगर मैं बात करूं तो परचेसिंग पावर पैरिटी की डेफिनेशन में हम ये कह सकते हैं कि परचेसिंग पावर पैरिटी एक पॉपुलर मैट्रिक्स है जिसका यूज़ बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस्ट करते हैं दो कंट्री के करेंसी को कंपेयर करने के लिए एज अ बास्केट्स ऑफ गुड अप्रोच का यूज़ करके। ठीक है, बास्केट्स ऑफ गुड अप्रोच क्या है अभी वो हम समझते हैं। सो परचेसिंग पावर पैरिटी बेसिकली एक इकोनॉमिस्ट को अलाउ करता है दो कंट्रियों के बीच में इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को कंपेयर करने के लिए। लेट्स सपोज आपके पास एक एग्जाम्पल है कि यूएस में एक बर्गर जिसकी कॉस्टिंग $4 है एंड एक्सचेंज रेट है मान लो 70 रुपी, दैट मीन्स $1 इज इक्वल्स टू 70 रुपी। तो इंडिया में वो बर्गर का प्राइस क्या होना चाहिए, 70 इंटू 4 280 रुपीज़। तो 280 रुपीज़ का बर्गर यहाँ खाते हैं क्या हम? नहीं। तो 280 रुपीज़ एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ये एक्चुअल प्राइस नहीं है। लेट्स सपोज एक्चुअल प्राइस 60 रुपीज़ है। ठीक है, यूएस में $4 का एक बर्गर है तो इंडिया में वो 60 रुपीज़ का बर्गर है। अब आप अगर बात करें कि परचेसिंग पावर पैरिटी कैसे निकालेंगे कि भाई उस देश में बर्गर $4 का है और इंडिया में 60 रुपीज़ का है, तो परचेसिंग पावर पैरिटी हम जस्ट निकालते हैं प्राइस 1 अपॉन प्राइस 2, दैट मीन्स 60 रुपीज़ ऑफ इंडिया का डिवाइडेड बाय $4 ऑफ यूएसए का। तो परचेसिंग पावर पैरिटी दो कंट्रियों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, तो परचेसिंग पावर पैरिटी कैसे निकल कर आया, 60/4 दैट इज 15/1। तो 15/1 मतलब परचेसिंग पावर पैरिटी क्या है, 15 रुपी पर डॉलर, दैट इज परचेसिंग पावर पैरिटी। आई होप क्लियर हुआ होगा सबको। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम यहाँ पर दिया है वर्ल्ड बैंक हैज़ रिलीज्ड परचेसिंग पावर पैरिटी फॉर द रेफरेंस ईयर 2017। सो 2017 के रेफरेंस ईयर का पैरिटी परचेसिंग पावर पैरिटी आया है। एक बात बता दूं, परचेसिंग पावर पैरिटी बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं होता है। जैसे हम कहते हैं रेपो रेट चेंज हो रहा है, ये रेट चेंज हो रहा है, वो रेट चेंज है, परचेसिंग पावर पैरिटी इतनी जल्दी चेंज नहीं होता है। एंड परचेसिंग पावर पैरिटी 2011 में रिलीज हुआ था और अब यहाँ पर 2017 में रिलीज हो रहा है। कौन रिलीज करता है परचेसिंग पावर पैरिटी? परचेसिंग पावर पैरिटी बेसिकली वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है, इसलिए हमारा क्वेश्चन, हमारा डेटा स्टार्ट होता है। वर्ल्ड बैंक हैज़ रिलीज्ड परचेसिंग पावर पैरिटी PPP फॉर द रेफरेंस ईयर 2017 अंडर इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम। सो प्रोग्राम का नाम भी ध्यान रहे, इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम, जिसमें 176 कंट्रियों को, इकोनॉमी को इन्होंने इंक्लूड किया, कंपेयर किया, जिसमें से इंडिया का रैंक 2011 में भी थर्ड पोजीशन पे था और अभी भी इंडिया का रैंक थर्ड पोजीशन में ही है। फर्स्ट पोजीशन पे है यूएसए 16.4% एंड सेकेंड पोजीशन पे है चाइना दैट इज 16.3%। फर्स्ट एंड सेकेंड पोजीशन एंड इंडिया है थर्ड पोजीशन पे। सो आईसीपी इज द लार्जेस्ट स्टैटिस्टिकल। उससे पहले हम बात करें प्राइस लेवल इंडेक्स इम्प्रूव्ड। इंडिया का प्राइस लेवल इंडेक्स पहले था 42.9% जो अभी इम्प्रूव होकर हो गया है 47.55%। ये डेटा यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि प्राइस इंडेक्स लेवल इंडिया का कितना इम्प्रूव है, दैट इज 42.99 टू 47.55 इम्प्रूव हुआ है और इंडिया थर्ड पोजीशन पे है। साथ ही साथ यूएसए एंड चाइना फर्स्ट सेकेंड पोजीशन पे है रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ICP द लार्जेस्ट स्टैटिस्टिकल इनिशिएटिव इन द वर्ल्ड सिंस 1970 मैनेज्ड बाय वर्ल्ड बैंक एंड यूनाइटेड नेशंस स्टैटिस्टिकल कमीशन UNSC। तो मेन काम जो है यहाँ पर कौन कर रहा है, ये सब ICP। आई होप क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चन भी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। Moody's projected shrinking of Indian economy by 3.1% in the financial year 2020। मतलब 2020 में भारत कितना ग्रोथ करेगा अकॉर्डिंग टू मूडी? हमारा GDP ग्रोथ होगा 3.1%। ठीक है, तो ये था ग्रोथ लेवल हमारा 3.1%। यहाँ पर मूडी का कहना है, मूडी इन्वेस्टर सर्विस रिलीज द जून अपडेट ऑन ग्लोबल मैक्रो आउटलुक। रिपोर्ट का नाम भी याद रखें, ग्लोबल मैक्रो आउटलुक 2020 एंड 21। एज पर द रिलीज, इंडियन इकोनॉमी विल श्रिंक एट 3.1% इन द फाइनेंशियल ईयर 2020 ड्यू टू द कोरोना वायरस रिलेटेड डिस्टर्बेंस।
It also forecasted 6.9%. It also forecasted 6.9% growth of Indian economy in 2021. So ध्यान रहे मूडी ने इस साल इंडिया का जीडीपी ग्रोथ कितना डाउनग्रेड कर दिया है, डाउनग्रेड करके कितना लाए हैं, दैट इज 3.1%. नेक्स्ट ईयर दैट मीन्स 2021 में कितना परसेंट उन्होंने टारगेट दिया है, उन्होंने टारगेट किया है इंडिया एटलीस्ट 6.9% ग्रोथ नेक्स्ट फिजिकल ईयर में करेगा. अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये भी है कि G20 कंट्रीज़ में चाइना इकलौता ऐसा कंट्री है जिसने 1% पॉजिटिव ग्रोथ के साथ टोटल 7.1% का ग्रोथ करेगा. ओके, तो G20 कंट्रीज़ में बेसिकली ग्रोथ स्लो है. चाइना विल बी द ओनली G20 कंट्री दैट शोज ग्रोथ इन द फिजिकल ईयर बाय 1% एंड इट विल बी ग्रो बाय 7.1% इन द नेक्स्ट ईयर. ठीक है, CEO कौन है बेसिकली मूडी के, ये भी कभी अगर पूछा जाए, बट बेसिकली ये बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता. CEO एंड प्रेसिडेंट ऑफ मूडी इज़ रेमंड व्हाइटहेड मैकडैनियल. सो आगे अगर हम बात करें यहाँ पर कि चाइना के अलावा ये भी इन्होंने कहा है कि G20 कंट्री, जो G20 कंट्री है उनका भी डाउनग्रेड होगा एंड 2020 में जितनी भी G20 कंट्रीज़ है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे 4.6%. दैट मीन्स G20 कंट्रियों का कितना रहेगा ग्रोथ, 4.6%, जो कि नेक्स्ट ईयर 2021 में 5.2% होने की संभावना है, ये मूडी ने कहा है. तो ध्यान रखिएगा इंडिया का जीडीपी ग्रोथ 3.1%, जो कि नेक्स्ट ईयर कितना हो सकता है 6.9%. चाइना 1% ग्रोथ के साथ नेक्स्ट ईयर 7.1 पे जा सकता है. G20 कंट्रियों का ओवरऑल ग्रोथ 4.6% होगा और नेक्स्ट ईयर 5.2% होने की संभावना इन्होंने कही है. नेक्स्ट है अमीश त्रिपाठी लॉन्चेस लेजेंड ऑफ शूलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया. सो अमीश त्रिपाठी जो कि एक अच्छे फिक्शन राइटर है, इन्होंने अपनी नई बुक लॉन्च की है जिसका नाम है लेजेंड ऑफ शूलदेव द किंग हु सेव्ड द इंडिया. तो हिस्ट्री में कई ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग पढ़े नहीं हैं, हमारे बुक्स में नहीं है, हमने कभी पढ़ा नहीं है, तो ये एक अनटोल्ड स्टोरी टाइप से चीज़ें हैं जो इन्होंने अपनी बुक में पब्लिश किया. उन्होंने लिखा है द बुक इज़ अ स्टोरी ऑफ 11th century warrior king शूलदेव हु यूनाइट मैन एंड वुमेन ऑफ द नेशन irrespective of their religion, caste, region or in the society. It begin with the era of Muhammad of Ghazni invasion and बेसिकली जो सोमनाथ टेम्पल पे जो हमला हुआ था मुग़लों का, मुसलमानों का, तो वो जो चीज़ें हैं वहाँ से ये स्टोरी को इन्होंने पिक किया है. 11th century की ये बात कर रहे हैं. ये स्टोरी जो है बेसिकली इंडियन हिस्ट्री की ऐसी स्टोरी है जो कभी इंडियन हिस्ट्री में हम लोगों ने पढ़ा नहीं होगा, इन्होंने इसे पिक किया है. तो बुक पब्लिश्ड कहाँ पर हो रही है, बुक पब्लिश हो रही है वेटलैंड पब्लिकेशन से. और इन्होंने ये भी कहा है कि स्टार्टिंग के 100 कॉपीज़ जो है वो एक कंटेस्ट के थ्रू, जो कंटेस्टेंट होंगे जो जीतेंगे उनको 100 कॉपी शुरू में दिया जाएगा, फर्स्ट 100 कॉपी, उसके बाद ये मार्केट में सेल होगा. तो ध्यान रखिएगा लेजेंड ऑफ शूलदेव अमीश त्रिपाठी कब की का स्टोरी है, 11th century की स्टोरी है. क्या स्टोरी है बेसिकली अगर बात किया जाए, एक फिक्शन है ना, फिक्शन है, ये भी ध्यान रखिएगा. स्टोरी क्या है, स्टोरी ये है कि जब मुगल्स आ रहे थे इंडिया में और सोमनाथ टेम्पल में, तब उस टाइम पे इन्होंने बेसिकली यूनाइट किया था मैन एंड वुमेन्स को इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट और रीजन इन द सोसाइटी. बस इतना ध्यान रखिएगा. आगे फाउंडेशन स्टोन लेड फॉर द फर्स्ट हिंदू टेम्पल इन पाकिस्तान कैपिटल. पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद में 1947 के बाद पहला मंदिर बनने जा रहा है, जिस मंदिर का नाम बेसिकली हिंदू पंचायत ने श्री कृष्ण मंदिर के नाम से रखने को कहा है. तो देखते हैं इस न्यूज़ में क्या क्या कवर कर सकते हैं हम. इस न्यूज़ में बेसिकली ये दिया हुआ है कि फाउंडेशन स्टोन रखा गया है किसके द्वारा, पाकिस्तान के पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी एंड ह्यूमन राइट मिनिस्टर लालचंद माली. लालचंद माली ने कल यानी 24 तारीख को फाउंडेशन स्टोन रखा है. कौन से, श्री कृष्ण मंदिर का. इस मंदिर को कहाँ कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, बेसिकली इस्लामाबाद में ये मंदिर बन रहा है. मंदिर को कंस्ट्रक्ट करने में टोटल 10 करोड़ रुपए की लागत से मंदिर को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा. ये अमाउंट पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग की जाएगी. ये टोटल मंदिर का जो एरिया होगा वो 20,000 स्क्वायर फीट में कंस्ट्रक्ट होगा. लोकेशन इसका दिया हुआ है
इस्लामाबाद के H9 एरिया में ये कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। ये 20,000 स्क्वायर फीट ज़मीन पहले से ही हिंदू पंचायत को दे दी गई थी, किसके द्वारा? कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा। तो 2017 में कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इस्लामाबाद के हिंदू पंचायत को ये लैंड हैंड ओवर कर दिया था, लेकिन कुछ डिस्प्यूट के चलते, कुछ रेगुलेशंस पास होने के चलते ये अभी पेंडिंग था। एंड अब 2020 में इसको ओके कर दिया गया है। मंदिर का फाउंडेशन स्टोन यानी शिलान्यास 24 जून को किया गया है। साथ ही साथ इसमें यह भी बताया गया है कि पाकिस्तान में इस्लामाबाद में हिंदुओं की संख्या अब बढ़ी है पहले के मुकाबले, जिसकी वजह से अब एक मंदिर की ज़रूरत है। और इसको ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान के जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है, रिलीजियस अफेयर मिनिस्टर, उन्होंने ये सब चीज़ों को फोकस करते हुए पार्लियामेंट्री मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर से ये कहा है कि 10,000 करोड़ रुपए की लागत गवर्नमेंट बियर करेगी, जिसमें 20,000 एकड़ पे ये मंदिर बनाया जाएगा H9 एरिया ऑफ इस्लामाबाद में। तो ये फाउंडेशन स्टोन रखा गया है मंदिर का। बस आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि मंदिर का फाउंडेशन स्टोन को किसने रखा है? पाकिस्तान के पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी एंड ह्यूमन राइट मिनिस्टर लालचंद माली ने ये स्टोन 24 जून को रखा है, जहाँ पर मंदिर बनेगा उस एरिया में, बेसिकली H9 एरिया ऑफ द इस्लामाबाद। राजस्थान गवर्नमेंट टू लॉन्च इंदिरा रसोई योजना फॉर पुअर। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं, राजस्थान में पहले एक योजना चलती थी अन्नपूर्णा रसोई योजना, जो दिसंबर 2016 में इन्होंने लॉन्च किया था। इसमें वो लंच और ब्रेकफास्ट देते थे। ब्रेकफास्ट अराउंड वो कंसेशनल रेट में 5 रुपीज़ में देते थे और लंच 8 रुपीज़ में देते थे। बेसिकली अब जो इन्होंने नया योजना लॉन्च किया है, इंदिरा रसोई योजना, जो इन्होंने प्रॉमिस किया था उसी को फुलफ़िल करने के लिए उन्होंने स्टार्ट किया है। ये कंसेप्ट तमिलनाडु का मदर्स कैंटीन, जो आप लोगों ने सुना होगा, एक प्रोग्राम है अम्मा के कैंटीन, सेम कंसेप्ट पे ही इन्होंने स्टार्ट किया है, अम्मा किचन कंसेप्ट पे। तो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी ने अनाउंस किया है जून 24 तारीख को कि गवर्नमेंट एक नई प्रोग्राम लॉन्च करने जा रही है, जिसका नाम है इंदिरा रसोई योजना और इंदिरा किचन स्कीम, जिसमें गवर्नमेंट ये कह रही है कि बेसिकली इन्होंने ये प्रॉमिस किया था कि नो वन स्लीप हंग्री, कोई भी भूखा नहीं सोएगा। इसके लिए इन्होंने इंदिरा रसोई योजना लॉन्च किया है। ये स्कीम के थ्रू वो गरीबों को, पुअर नीडी पर्सनस को न्यूट्रिएंट्स फूड 2 टाइम का एटलीस्ट सप्लाई करेंगे। चीफ मिनिस्टर ने ये भी अनाउंस किया है कि ये जो प्रोग्राम है बेसिकली कोविड-19 में जो सिचुएशन में जो प्रॉब्लम में राइज हुई है उसको रिजॉल्व करने के लिए ये बेसिकली लॉन्च कर रहे हैं इंदिरा रसोई योजना। और ये वर्चुअली उन्होंने कॉन्फ्रेंस के थ्रू डिक्लेयर किया है 24 को कि इंदिरा रसोई योजना पुअर्स को 2 टाइम का खाना प्रोवाइड किया जाएगा ताकि कोई भी स्टेट में भूखा ना सोए। चीफ मिनिस्टर ने ये भी कहा है कि हर साल 100 करोड़ रुपए इस प्रोग्राम में डाला जाएगा जो इफ़ेक्टिवली प्रोग्राम को रन करे। और रन करने के लिए इन्होंने बेसिकली टेंडर नहीं निकाला है इस बार। इन्होंने कहा है कोई भी टेंडर के थ्रू ये प्रोग्राम नहीं चलेगा। बेसिकली ये काम वॉलंटरी NGOs के द्वारा चलाया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर इन्होंने कहा है कि IT सेक्टर का हेल्प लेकर प्रोग्राम प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस चीज़ को ट्रैक किया जाएगा। एंड इसमें 2 चीज़ें इन्होंने और भी कही है कि पहली चीज़ तो इन्होंने यही कहा टेंडर नहीं देंगे, टेंडर के सिवा हम NGOs का यूज़ करेंगे और IT टेक्नोलॉजी का यूज़ करके चीज़ों को ट्रेस किया जाएगा। एंड इसके अलावा इन्होंने कहा है कि पहले वैन वगैरह यूज़ करके डिस्ट्रीब्यूशन में ये लोग फूड डिस्ट्रीब्यूट करते थे, बट अब वैन्स या कोई भी मोटर व्हीकल यूज़ करने की जगह ये शॉप्स में, स्थायी दुकानें जो होती है शॉप्स का यूज़ करेंगे और उन शॉप्स के थ्रू ये डिस्ट्रीब्यूशन पर्टिकुलर एरिया वाइज होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइना सक्सेसफुली लॉन्च लास्ट सैटेलाइट फॉर इट्स BDS सैटेलाइट्स। सो BDS सैटेलाइट्स की अगर हम बात करें तो ये 3 स्टेजेस में चाइना ने डेवलप किया था, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। अब देखते हैं, चाइना है सक्सेसफुली लॉन्च द लास्ट सैटेलाइट ऑफ इट्स बाइडू नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम दैट इज BDS विच इज रिवील फॉर द ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम GPS ऑफ द US बिकम अ मेजर स्पेस पावर। अब US के साथ साथ ये भी एक मेजर स्पेस पावर में सामने आ गया है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर बात करें तो ये इक्वली
इक्वली पावरफुल है किसके, यूएसए के, रशिया के और यूरोपियन यूनियन के जो स्पेस सैटेलाइट्स है, जैसे हम कह रहे हैं यूएस का जीपीएस है, रशिया का ग्लोनास है एंड यूरोप का गैलीलियो है। ये इक्वली पावरफुल है किनके, ये यूएस और रशिया और यूरोपियन यूनियन के जो सैटेलाइट है उसी के। इन्होंने कहा है कि ये जो बीडीएस सिस्टम है ये ऑर्बिट में 3 डायरेक्शन में 30 सैटेलाइट्स को ये लोग लॉन्च किए हैं। थर्ड स्टेज में ये 30 सैटेलाइट जो है वो डिफरेंट के 3 डिफरेंट प्लेन्स पर काम करेंगे, कुछ एरिया पे, अलग अलग जगह पे ये इनकी पोजीशनिंग होगी, जिसमें इन्होंने ये बताया है द कॉन्स्टलेशन ऑफ द BDS-3 विथ एन एरे ऑफ 30 सैटेलाइट flying on 3 different orbit plane, 3 at the GEO, there at including geosynchronized orbit। तो 3 जो लगाया गया है ये कहाँ पर लगाया गया है, GEO के पास लगेगा, 3 at the inclined geosynchronized orbit के पास लगेगा, बाकी रिमेनिंग 4 जो है मीडियम अर्थ ऑर्बिट हैव अ हायर बैंडविड्थ। ये लास्ट के 24th का हायर बैंडविड्थ की इन्होंने बात कही है। तो अगर हम बात कर रहे हैं ये 3 स्टेजेस में परफॉर्म हुआ है, तो बीडीएस सिस्टम का फर्स्ट स्टेज की अगर बात की जाए तो ये बेसिकली 1990 में इन्होंने स्टार्ट किया था, 2000 में इनका फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च हुआ था। सेकेंड स्टेज इनका जो है 2011 में स्टार्ट हुआ था और थर्ड स्टेज इनका 2015 में हुआ था स्टार्ट, और ये 2020 में ये कंप्लीट कर रहे हैं। इनकी कंप्लीट करने की हड़बड़ी का रीज़न भी हम लोगों को समझ में आ रहा है कि इन्हें और इन्फॉर्मेशन चाहिए सैटेलाइट के थ्रू, क्योंकि बॉर्डर एरिया में जो प्रॉब्लम, जो कॉन्फ्लिक्ट अभी अराइज हुए हैं, तो उसके लिए इनको अपना नेविगेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इंडिया ने भी ऐसा इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जिसको हम IRNSS कह रहे हैं, ये ऑपरेशनल है और इसका नाम जो अभी हम नेविक के नाम से हम जानते हैं, NAVIC नेविक अभी ऑपरेशनल है, लेकिन इंडिया भी अपना जो बना रहा है वो IRSS है, दैट इज़ रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ओके, तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमने पूरी कोशिश की है कि सारे न्यूज़ हम कवर करें। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, नहीं पसंद है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।